हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 13 जुलाई। 13 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया गया है 11 जुलाई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए विश्व जनसंख्या जो कि जनसंख्या की गणना हुई थी शुरुआत में तो 1872 से लॉर्ड मेयो के टाइम पे इसकी स्थापना हुई। अभी WPR जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला पहला देश बन गया। इससे पहले चाइना था, लेकिन चाइना को पीछे छोड़ते हुए अभी भारत इस पर फर्स्ट स्थान पर है। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए 10 जुलाई को राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया गया है, राष्ट्रीय किसान मछली दिवस सेलिब्रेट किया गया है। 6 जुलाई देखिए विश्व जिनोसिस दिवस सेलिब्रेट किया गया है 6 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस सेलिब्रेट किया गया है 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्टिल दिवस परेड समारोह किस देश में आयोजित होगा जहां मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी होंगे? तो देखिए बास्टिल दिवस परेड समारोह 14 जुलाई को अभी फ्रांस में आयोजित होगा और यहाँ पर भारत की सेनाओं के द्वारा, भारत के बलों के द्वारा अपनी जो भागीदारी है उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, अपने बलों को भी दिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। इनको पहले से ही इनको इस चीज़ के लिए न्यौता दिया गया था। और देखिए फ्रांस और भारत, तो देखिए फ्रांस और भारत के बीच में अभी जो कि कुछ दिनों पहले भारत ने फ्रांस से जो कि राफेल फाइटर जेट है उनको यहाँ से परचेस किया था। 36 राफेल विमान थे, उसको परचेस किया था। फ्रांस में ही 2024 के ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जाएगा। और देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएंगी। इसी के साथ में देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए अमेरिका से याद रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी योग दिवस था, 21 जून को योग दिवस था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए USA गए थे। उसके साथ में ही संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले भारत के से पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र को वहाँ पर दूसरी बार संबोधित किया है। मिस्र, देखिए मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दे फतेह अल सीसी। भारत का जो कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था 2023 को और यह मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए थे मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा IIT इंदौर के छात्रों को MGOV अवार्ड भी प्रदान किया गया है। और देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में जो भारत की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही थी उत्तराखंड की झांकी को वो अवार्ड दिया गया था फर्स्ट झांकी के रूप में। देखिए पापुआ न्यू गिनी से याद रखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों देशों की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है द ग्रेट कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ जो कि लोगोहू अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया था। तो वो से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए भाई ICC के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड जो मंथ है उसे चुना गया है। वो खिलाड़ी हैं तो ये हैं वानिंदु हसरंगा हैं। तो देखिए वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और अभी इन्हें जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। जिम्बाब्वे में जो क्रिकेट का क्वालिफाई वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्वालिफाई हुआ था तो इन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था इसमें और इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। शुभमन गिल, जनवरी 2023 के लिए 3 खिलाड़ी को इसमें चुना गया था, लेकिन भारत के जो खिलाड़ी थे वो थे शुभमन गिल जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था जनवरी महीने के लिए। फ़खर जमान, देखिए फ़खर जमान पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और इनको भी अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था। हैरी ट्रैक्टर आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और इनको मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए यह क्वेश्चन भी आपके ICC महिला से है, लेकिन ये महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए अभी एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की या ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं और इनको तीसरी बार पहली बार ऐसा किसी महिला को है कि तीसरी बार ICC जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एशले गार्डन को दिया गया है। इससे पहले फरवरी में भी इनको ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए ऑप्शन को भी देखेंगे। थिप्चा पुत्थावो, तो देखिए ये थाईलैंड की हैं जो खिलाड़ी हैं, मई महीने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। नारूमोल चायवाई, तो देखिए ये भी थाईलैंड की हैं और इनको अप्रैल के लिए अवार्ड दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं के लिए। हेनरिट इसीमे, तो देखिए हेनरिट इसीमे रवांडा के खिलाड़ी हैं और इन्हें मार्च महीने के लिए पुरस्कार दिया गया था। देखिए ICC की जो कि हेड हैं वो ग्रेग बागले हो जाएंगे। स्थापना हुई थी इसकी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय हो जाएगा, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी उनके द्वारा अभी मध्य प्रदेश के शहडोल राज्य में
शहर में इसका शुभारंभ किया गया है। और यह जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन है 2047 के तहत इसका उद्घाटन किया गया था। और इसी के माध्यम से देखिए इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि जो कि सिकल सेल से संबंधित चुनौतियां हैं उनका निपटान करना है। और इसी के माध्यम से जो कि आदिवासी जाति के लोग हैं उनके बीच में अधिकतर यह रोग होता है, तो उसी को यहाँ पर इसका निपटान करने के लिए 2047 तक इस मिशन को भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, ताकि इसका उन्मूलन जो लक्ष्य रखा गया है 2047 इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसी के साथ में ही जो कि 7 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 40 वर्ष से कम आयु के लोग होंगे और उनकी जांच यहाँ पर इस मिशन के तहत की जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर है, ये है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में ही अभी जो कि डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड हैं 1 करोड़ लोगों को बांटे जाएंगे। ये आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय सिकल सेल जो जागरूकता दिवस है 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट आयोजन जो कि संबोधित किया था, वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया था, वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और उनका निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। और 2025 जो कि वर्ष है वो रखा गया है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025 वर्ष को। देखिए राजस्थान से राइट टू हेल्थ नीति याद रखेंगे और चिरंजीवी योजना याद रखेंगे। साथ में ही जल जीवन मिशन है वह राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, राजस्थान के सिरोही जिले में। गुजरात, देखिए गुजरात से याद रखेंगे। गुजरात में अभी जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख जो कि बीमा राशि थी 5 लाख से 10,000 उसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। गुजरात में इसको अभी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो देखिए भारत का जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर अभी टैक्सी जो कि एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे है इसकी सर्विस को स्टार्ट किया गया था कि इसके माध्यम से क्या हो गया कि परिचालन जो की क्षमता होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके साथ में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। देखिए 2.1 किलोमीटर के समथिंग की इसकी जो कि लंबाई बनाया गया है। और यह जो कि एयरपोर्ट का उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव जो कि छोर है उसको जोड़ने का काम करेगी। तो इसी के साथ में अभी इसका जो शुरुआत की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई है। दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे जो कि भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। ऑप्शंस को भी दिखाएंगे। देखिए मोपिला या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो कि गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनके नाम पर इसका जो कि इंटरनेशनल था इसको भी चेंज किया गया है। और देखिए मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री के साथ में ही भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कोच्चि इंटरनेशनल, तो कोच्चि इंटरनेशनल केरल में स्थित है और 100% सोलर एनर्जी से संचालित है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का। जेवर इंटरनेशनल एशिया का सबसे बड़ा जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अभी ये किए हैं, ये हैं GE एरोस्पेस कंपनी है, GE जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कंपनी है। देखिए भारत जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USA की यात्रा के दौरान इस तरह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। और इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे उसमें क्या था कि भारत की जो है HAL है और अमेरिका की GE एरोस्पेस है, तो ये दोनों साथ मिलकर ही भारत की वायुसेना के लिए जेट विमान है उनका निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ में ही देखिए इससे पहले फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA इन 4 देशों के पास में इस प्रकार की विशेष जो कि लड़ाकू विमानों को बनाने के लिए इंजन की विशेषज्ञता प्राप्त है। तो अभी भारत के साथ में ही इस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और अभी भारत में भी इस प्रकार के जो जेट इंजन है लड़ाकू विमान है उनका निर्माण किया जा सकेगा। HAL जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की कंपनी है। इसको अभी जो कि इसका निर्माण किया गया था तो कर्नाटक में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए रॉल्स रॉयल्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाले विमानों को बनाया था रॉल्स रॉयल्स ने। असॉल्ट एविएशन देखिए फ्रांस की कंपनी है और इसके द्वारा भारत ने जो कि राफेल विमान को खरीदा था, राफेल फाइटर जेट को खरीदा था, तो फ्रांस की असॉल्ट एविएशन से ही खरीदा था। बोइंग अमेरिका की कंपनी है और बोइंग से ही चिनूक हेलीकॉप्टर थे उनको भारत ने परचेज किया था बोइंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को तीसरी बार संबोधित किया है? तो देखिए भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है वो हैं दीपिका देसेवाल हैं। देखिए इनको महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए भाषण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इन्होंने वापस से तीसरी बार इनको बुलाया था, आमंत्रित करिए किया था और ये ऐसी पहली महिला बन गई है भारत की जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया है।
संयुक्त राष्ट्र देखिए UN 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193 इसके सदस्य देश हैं, और जो 193वां इसका सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान इसका सदस्य देश है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए रुचिरा कंबोज UN में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, भारत में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ये तैनात हैं। अंशुला कांत बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक, तो इसकी भी जो कि फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत, और उसके अध्यक्ष कौन है तो वो भी भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है और इसका आयोजन अभी किया जाएगा बैंकॉक में किया जाएगा। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है तो ये है थाईलैंड की राजधानी है, और यहाँ पर अभी इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके प्रमुख हैं मोहन भागवत, तो ये दोनों ही यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इसके साथ में विश्व के प्रमुख हिंदू प्रतिनिधि हैं, हिंदू संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। उसके साथ में जो कि बौद्ध धर्म गुरु हैं तो उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और उसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में जो कि 8वां राइसिना डायलॉग आयोजन किया गया था, उसमें भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आई थी तो वो थी जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री थी। हिरोशिमा में G7 की अध्यक्षता की है जापान में, ये हिरोशिमा में अभी G7 की अध्यक्षता की गई जापान के द्वारा, और यहाँ पर विभिन्न देशों के देश शामिल हुए थे। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। इंडोनेशिया इस बार आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरम को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस अडानो इसके अध्यक्ष हैं। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए संभावित जो कारक पदार्थ है इसको घोषित किया है तो ये है एस्पार्टम, इसको घोषित किया है। देखिए एस्पार्टम कहाँ मिलता है कि शुगर किस चीज़ में, वैसे तो हर चीज़ में शुगर मिलती है, लेकिन अधिकतर जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ड्रिंक्स से मतलब है कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, चॉकलेट वगैरह होती हैं, या फिर हमारी डेली की जो डाइट होती है तो उसमें भी शुगर का अधिकतर ऐसे यूज़ होता है। तो इसमें देखिए संभावित जो कैंसर कारक है एस्पार्टम है, और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृत्रिम मधुरम जो कि इसको घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन है 10 से आगे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर आपके किसी क्वेश्चन जो कि पिछली जो पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बंगाल विभाजन के समय कर्जन भारत के वायसराय थे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ऑपरेशन जीरो आवर्ट चलाया गया था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इरविन वायसराय थे। तो देखिए इसमें छांटना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए बंगाल विभाजन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे भारत के वायसराय थे, ये इसका राइट आंसर है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, और इसी टाइम पर करो या मरो का नारा दिया गया था, यह भी इसका राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इरविन वायसराय नहीं थे, लॉर्ड लिन लिथगो इसके वायसराय थे। और देखिए इरविन कब थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे इरविन वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर है, तो इसमें गलत है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इरविन वायसराय थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी की निम्नलिखित संघर्षों में से ऐसे किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। तो देखिए गांधी जी का जो सत्याग्रह दर्शन है उसमें जो खूब सारे उनके संघर्ष हुए थे, सत्याग्रह किए थे, तो उसमें जो श्रमिक वर्ग शामिल था तो वह अहमदाबाद शामिल था। अहमदाबाद में जो कि मिल थी वहाँ पर मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया था। एक तो जो उनकी जो मांग थी वो थी 35% उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इसके साथ में ही वृद्धि के साथ साथ में ही वहाँ के जो मिल मालिक थे उन्होंने जो कि प्लेग बोनस था उस पर भी रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी उसको देखते हुए गांधी जी ने मिल मालिकों जो कि मिल मजदूर थे उनका समर्थन किया था, और पहला वहाँ पर आमरण अनशन भी किया था। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। 1918 में इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। चंपारण बिहार में स्थित है चंपारण, और अभी देखिए सबसे बड़ा जो कि रामायण मंदिर है तो वह भी चंपारण के बिहार में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए चंपारण में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था चंपारण में।
खेड़ा 1918 में खेड़ा में भी आंदोलन किया गया था। बारदोली, देखिए बारदोली में किसान आंदोलन किया गया था, आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे उसका नेतृत्व किया था पंडित वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनके द्वारा बारदोली में इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है। तो देखिए जो कि स्कीम वगैरह होती हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके यहाँ पर हैं। तो देखिए यह आपके जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। तो मैं सारे ये एनडीए क्वेश्चन लास्ट में लेती हूँ क्योंकि आपका जो पेपर है 2 सितंबर में अभी आने वाला है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए समर्थ जो योजना है, जो कौशल है, वो वस्त्र मंत्रालय की है। इसके तहत जो कि बेरोजगार युवा हैं तो उनको अपने कौशल में यहाँ पर कौशल बढ़ाना है उनके प्रति, और वस्त्र मंत्रालय के प्रति वहाँ पर जो कि उसके प्रमुख कौशल हैं तो उनके बारे में बता रहा है। जिस प्रकार से हस्तशिल्प होता है, हस्तकरघा होता है, सेरीकल्चर है या फिर जूट उद्योग है, तो उनके लिए भी जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाना है। तो इस प्रकार के लिए जो वस्त्र मंत्रालय है, समर्थ योजना के तहत वस्त्र मंत्रालय एक कौशल या फिर विकास स्कीम है वस्त्र मंत्रालय की। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, वर्तमान में इसके जो कि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ही किसानों के लिए साथी पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, देखिए कौशल विकास जो कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इसके हेड हैं या फिर मंत्री कह सकते हैं। इनके द्वारा दुग्ध संकल्प जो साथी पोर्टल ऐप है उसको लॉन्च किया गया था, जो कि बाहरी उद्योग से भी संबंधित हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल, इसके मंत्री हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरस निम्नलिखित में से किसकी एक पृथक विशेष कमांडो यूनिट है। तो देखिए कोरस से हमें याद रखना है रेलवे सुरक्षा बल 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए कोरस की स्थापना पूर्व जो कि रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कोरस को पहली जो इसकी पोस्टिंग हुई थी, इस टुकड़े की जो पहली पोस्टिंग हुई थी नक्सली इलाका है छत्तीसगढ़, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग की गई थी। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर एनएसजी या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह आता है और वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह इसके मंत्री हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो देखिए 1969 में इसकी स्थापना की गई थी CISF की, और यह अर्धसैनिक बल भी इसे कहा जाता है। केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व सुरक्षा बल CRPF, तो देखिए CRPF की 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में 1949 में इसका जो नाम था CRPF या फिर केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कर्नाटक में जो वीर शैव परंपरा थी उसके संबंध में जो विचार दिए गए हैं, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासभद्रा नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो 12वीं शताब्दी के कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री था। नेक्स्ट है, वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनारंभ, पक्षीय विवाह या फिर विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। तो देखिए इस प्रकार का जो कि ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न ही दो। तो देखिए इसमें जो था वीर शैव परंपरा के तहत जो कि बासभद्रा ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। 12वीं शताब्दी के कलचुरी जो कि शासक थे, उनके दरबार में मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया था, विधवाओं का पुनर्विवाह था। तो देखिए उस टाइम से जो कि संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एनडीए 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डीपली क्वेश्चनों को अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 व 2, इसके दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।